नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। अब आपके चंद्र दर्शन में सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। यह हर भारतवासी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जिससे भारत का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धियां कैसे पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो देती हैं। भारत की बहुत सारे वर्षों से चुनावी राजनीति ने आपको सिर्फ यह बताया है कि लोग धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर ही एक हो सकते हैं। कई बार जब देश विपत्ति में होता है या हमारी सेना कोई युद्ध लड़ रही होती है, तब भी देश कुछ समय के लिए एक हो जाता है। लेकिन क्या विज्ञान और वैज्ञानिक भी भारत के 140 करोड़ लोगों को एक साथ वैसा ही महसूस करा सकते हैं जैसा हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर करते हैं? आज हम आपको इसी प्रश्न का जवाब देंगे। आज पूरे देश में चंद्रयान 3 को लेकर जबरदस्त उत्साह है और देश भर के लोग एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण को टीवी पर देखने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखते हैं। आज हम आपको इस चंद्र दर्शन के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे और इसके बारे में हर जरूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा आपको वर्ष 2019 के उस क्षण में भी लेकर चलेंगे जब चंद्रयान 2 ऐसे समय पर क्रैश हुआ जब वो चंद्रमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर रह गया था। और इसके बाद हम आपको मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके लिए एक खास वर्ग के लोगों ने रजनीकांत की आलोचना शुरू कर दी। इस तस्वीर में रजनीकांत योगी आदित्यनाथ के पैर छूते हुए दिख रहे हैं। आज इसी तस्वीर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आखिर में यूपी पुलिस के उस अभियान के बारे में आपको बताएंगे जिसमें गाड़ियों पर अपनी जाति, धर्म और पद का नाम लिखने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने वाला है। इसरो ने चांद की सतह की ताज़ा तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि सब कुछ नियत समय पर चल रहा है। इसरो ने विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए चांद पर 625 वर्ग मीटर का एक समतल हिस्सा चुना है। इसरो ने कहा है कि 23 अगस्त की शाम 5:20 से लैंडिंग प्रक्रिया की लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी। चंद्रमा पर विक्रम की सुरक्षित लैंडिंग के लिए देशवासियों ने जगह जगह प्रार्थना, पूजा और अनुष्ठान का आयोजन किया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की आगवानी उपराष्ट्रपति पॉल मैशाटाइल ने की। पीएम मोदी का स्वागत पारंपरिक लोक नृत्य के साथ किया गया। होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन का विस्तार और अपनी करेंसी में कारोबार बड़े मुद्दे हैं। ब्रिक्स के 5 देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी रहती है। वैश्विक कारोबार में 16% हिस्सा और जीडीपी में 32% की हिस्सेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कई चुनावी वादों की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने पर जातिगत जनगणना कराने, किसानों की कर्ज माफी समेत 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। कांग्रेस ने एमपी में भी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने की रकम और 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बिहार के मोतिहारी और बगहा में नाग पंचमी पर निकाली गई धार्मिक यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस उपद्रव में पुलिस के जवानों समेत 12 लोग घायल हो गए हैं। हालात को तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। बीजेपी ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले को गुजारने के लिए बीच सड़क पर एम्बुलेंस रोक दी गई और एम्बुलेंस के अंदर मरीज के परिजन रोते बिलखते रहे। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। बिहार के ही गोपालगंज में लालू यादव के पीछे छतरी लेकर चल रहे डीएसपी को लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा के नूह दंगा केस में पुलिस ने आमिर नाम के आरोपी को तावड़ू की पहाड़ियों से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने नूह दंगा मामले में अब तक 60 एफआईआर दर्ज की है और 280 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
अफवाह फैलाने वालों पर भी 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों ने खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। चंडीगढ़ में पुलिस ने शहर के 27 एंट्री पॉइंट्स बंद किए। अंबाला में पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प में एक किसान जख्मी हो गया। अमृतसर में 6 किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसान फसलों के नुकसान के मुआवजे समेत कई मांगों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई नया पूरक आरोप पत्र दायर करने जा रही है। सीबीआई ने अदालत में बताया है कि मामले की जांच अभी जारी है और नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। अदालत ने मनीष सिसोदिया को विधायक फंड से विकास कार्य करने की अर्जी पर स्वीकृति दे दी है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से असम, गुजरात, हरियाणा समेत 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में ग्राहक बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लकी ड्रॉ पुरस्कार जीत सकते हैं। एक व्यक्ति एक महीने में कम से कम 200 रुपए वाले 25 बिल अपलोड कर सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 12 में से 8 जिलों में बेहद तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपके चंद्र दर्शन में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। और आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या विज्ञान और वैज्ञानिक भी भारत के 140 करोड़ लोगों को वैसा ही महसूस करा सकते हैं जैसा हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने पर महसूस करते हैं। यानी क्या ये विज्ञान और हमारे देश के वैज्ञानिक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग ने आज पूरे देश को एकजुट कर दिया है। और इसी का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप चंद्रमा की सतह को आज शायद सबसे करीब से देख पाएंगे। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के लैंडर ने उस समय खींची हैं जब उसकी चंद्रमा की सतह से सबसे कम दूरी 70 किलोमीटर थी। और आज जब इसरो ने चंद्रयान 3 से संपर्क किया तो चंद्रयान 3 ने यह बताया कि वो इस लैंडिंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और उसका सिस्टम भी बिल्कुल ठीक से काम इस समय कर रहा है। ये वीडियो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। देखिए कितना अद्भुत वीडियो है और शायद आपने भी ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो ऐसी जगह से शूट किया है चंद्रयान 3 ने जब चंद्रयान 3 की दूरी चंद्रमा से सिर्फ 70 किलोमीटर की थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए 70 किलोमीटर की दूरी कितनी कम दूरी मानी जाएगी। और वहां से ये तस्वीरें चंद्रयान 3 ने खास तौर पर आप सबके लिए भेजी है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण यानी सीधा प्रसारण कल शाम को 5:20 पर शुरू हो जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से इस लाइव प्रसारण में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हैं, जहां कल उन्हें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेना है। लेकिन इस समिट के दौरान वो इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वर्चुअल तरीके से चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए देखेंगे। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि पूरा देश, हमारे देश के करोड़ों लोग इस लैंडिंग को टीवी पर लाइव देखने की तैयारी आज से ही कर रहे हैं। और शायद भारत का चंद्रयान ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के स्कूल, सामुदायिक भवन, कला और सांस्कृतिक केंद्र, सार्वजनिक स्थान, तमाम जगहों पर हाउसिंग सोसाइटीज, सब जगह चंद्रयान 3 की लैंडिंग को दिखाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। और इन स्थानों पर बड़ी बड़ी टीवी की स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, एलईडी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, टेलीविजन के खास प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि लोग एक साथ मिलकर इस लैंडिंग को
देख सकें। इसे आप अंग्रेजी में कम्युनिटी व्यूइंग भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है जब हजारों, लाखों और करोड़ों लोग एक साथ मिलकर किसी घटना को टीवी पर देखते हैं। अक्सर ये तभी होता है जब भारत वर्ल्ड कप के या तो फाइनल मैच में खेल रहा हो, या भारत पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, या कोई बहुत बड़ा इस तरह का इवेंट हो। तब शायद इतने करोड़ लोग एक साथ, या फिर आईपीएल का फाइनल हो, ऐसे समय में। लेकिन आज जो बड़ी बात है जिसे आपको समझना है, इसी को देशभक्ति कहते हैं, इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हैं। और वो ये है कि जब हमारे वैज्ञानिक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने ही वाले हैं, जब ये इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तो भारत के 140 करोड़ लोग आज बेसब्री से एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे हैं। आज उनकी जाति मायने नहीं रखती, उनका धर्म मायने नहीं रखता, उनका क्षेत्र, उनका राज्य, उनका शहर कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ एक चीज, एक बात मायने रखती है, और वो ये कि वो भारतीय हैं, वो भारत से प्यार करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के सभी स्कूलों और मदरसों में इस लाइव प्रसारण को दिखाने के लिए कहा है, और यह आदेश दिया है कि कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए शाम 5:15 से 6:15 तक सभी मदरसे और स्कूल खुले रहेंगे, जहां पर छात्र, बच्चे इस लैंडिंग को लाइव देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी अलग अलग तरह के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीधे प्रसारण को टीवी पर देखने के लिए आम लोग अपनी स्वेच्छा से खुद टीवी और बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगा रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत के इन वैज्ञानिकों ने पूरे देश को कैसे एकता के सूत्र में पिरो दिया है। यह ठीक वैसा ही है जैसा वर्ष 1998 में भी हुआ था। वर्ष 1998 में जब भारत में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब उस घटना ने भी पूरे भारत को एकजुट कर दिया था, और वो घटना भारत के इतिहास में हमारे वैज्ञानिकों की वजह से हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी वैसा ही हो रहा है। फर्क बस इतना है कि जब ये घटना हुई थी, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, तब हमने इसे गुप्त रखा था, लोगों को तब बताया भी नहीं था। लोग नहीं जानते थे कि यह परमाणु परीक्षण होने वाला है। लेकिन ये जो इस बार उपलब्धि हमारे वैज्ञानिक हासिल करने वाले हैं, ये इस बात को तो हम पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बता चुके हैं। और सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोग नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के लोग, दुनिया का मीडिया, वो सब लोग इस वैज्ञानिक उपलब्धि का इंतजार कर रहे हैं। Land on the moon. Okay, so that's going to be a great day for us. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। साइंटिस्ट को कामयाबी अता करना, चंद्रयान 3 पूरे साथ खैरियत के। ये पीछे स्क्रीन अभी से ऑन हो गई है, और ये सारे बच्चे अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये चंद्रयान की तैयारी कर रहे हैं लैंडिंग की, उसको देखने की, और उसका उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। आप बताइए किस क्लास के स्टूडेंट हैं, और जो चंद्रयान 3 है, अब सॉफ्ट लैंडिंग होनी है, तो आपको कितना उत्साह है आपके मन में? मैं 12th क्लास का हूँ, और बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, साइंस के स्टूडेंट के तौर पे एक और ज़्यादा एक इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है, और ऐसे में तैयारी और भी है कि आखिरकार किस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुड़ पाएं, जो कि निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण होगा हमारे देश के लिए। और इसकी पूरी तैयारी की गई है नेहरू प्लानिटोरियम में, जो कि देश के सबसे बड़े प्लानिटोरियम्स में। कल जब ये लैंडिंग की प्रोसेस शुरू होगी, यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाऊं जो इस स्क्रीन पर खास तौर पर नजर आ रही है, वो है 2 काउंटडाउन वॉचेस भी लगे हुए हैं। एक लैंडिंग बर्न है, यानी यहाँ से लैंडिंग का जो पूरा जो है प्रोसेस, वो लगता है 1 दिन 7 घंटे 10 मिनट 31 सेकेंड, और टच डाउन का भी ये पूरा कि 1 दिन 7 घंटे 30 मिनट 25 सेकेंड, और इसी तरीके से कम होता जा रहा है। सैंडार्ट में हम लोगों ने
विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतरते हुए दर्शाया है। साथ में प्रज्ञान रोवर है, वो अपनी अस्थायी जगह पे खड़ा है और सफलतापूर्वक चंद्रयान हमारा सफल होगा और अपना भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। वैसे तो हम अपने देश में लगातार नकारात्मक बातें करते ही रहते हैं। हमारे देश में कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर। आपने देखा ही होगा, बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव खबर आती है और उस पॉजिटिव खबर को लेकर पूरा देश एक साथ एकजुट हो जाता है। इसलिए आज आप सबको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि कैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और कैसे इस चंद्रयान 3 ने हमारे देश को एकजुट कर दिया है। अब पूछिए कि चंद्रयान 3 की जाति क्या है, कौन सी जाति का है। अब यह पूछिए कि चंद्रयान 3 का धर्म क्या है। अब यह पूछिए कि चंद्रयान 3 किस राज्य का है। ये वो सवाल है। आपने देखा होगा हमारे देश की जो चुनावी राजनीति पिछले 76 साल से जो चलती आ रही है, वो हमें यही बताती है कि हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, हमारे देश के लोग जाति के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, हमारे देश के लोग व्यक्तिगत लाभ के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, आरक्षण के नाम पर एकजुट हो सकते हैं और नौकरी के नाम पर हो सकते हैं और इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जिन्हें हमारे देश के नेता आपके सामने भुनाते रहते हैं हर चुनाव में और ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर आपको एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है जब हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा हो और वो नॉन पॉलिटिकल हो, यानी उसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। अब इसरो की क्या जाति है, जो संस्थान है, इसरो में जो वैज्ञानिक हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? वो भारत के वैज्ञानिक हैं, वो इसरो के वैज्ञानिक हैं और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराएगा। हर भारतीय को गर्व होगा जब वो इस ऐतिहासिक क्षण को अपने बाकी के भारतीय लोगों के साथ मिलकर बैठकर इसे देखेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा क्षण है, ना सिर्फ विज्ञान के लिए, ना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, ना सिर्फ इसलिए कि चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा और वो चंद्रमा से हमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा भेजेगा। इसका एक दूसरा एंगल भी है और वो एंगल ये है कि ये चंद्रयान 3 इस देश को एकजुट कर रहा है, इस देश को एक साथ इतनी खुशियां दे रहा है, एक साथ इतनी संतुष्टि दे रहा है इस देश के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मंदिरों में बैठे हो या मस्जिद में बैठे हो या गुरुद्वारे में बैठे हो या चर्च में बैठे हो, तमाम लोग एक ही चीज को देख रहे हैं और वो है ये चंद्रयान 3। इसलिए इस चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि है ये विज्ञान की किताबों में तो हमेशा याद की जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी की किताबों में, इतिहास में हमेशा याद की जाएगी कि ऐसा हुआ था। लेकिन एक और उपलब्धि चंद्रयान 3 की है और वो ये है कि चंद्रयान 3 इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये भुलाकर कि वो किस जाति के हैं और किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं, उन्हें एक साथ एकजुट करने में कामयाब रहा है। तो मैं इसे चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। अब आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं, आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में लेकर जाते हैं, जिन्हें शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं भूले हैं। खास तौर पर हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिक इसे नहीं भूले होंगे। आज से लगभग 4 साल पहले 7 दिसंबर 2019 का दिन याद कीजिए, जब भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी। उस समय बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में अचानक सन्नाटा छा गया था और वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के क्रैश होने से बहुत तनाव में आ गए थे, बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि वर्षों की मेहनत को उन्होंने अपने सामने बेकार होते हुए देखा था इन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर। यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन लैंडिंग से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसा ही हो रहा था जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसरो की टीम ने सोचा था। और अपने अंतिम चरण में चंद्रयान 2 ने आसानी से रफ ब्रेकिंग फेज को भी पार कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह से सबसे कम दूरी सिर्फ 7.42 किलोमीटर रह गई थी। यह आप यह समझ लीजिए, क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें कि भारत जीतने ही वाला था, आखिरी ओवर का ये आखिरी ओवर तक मैच चला था और बड़ी आसानी से हमें यह लग रहा था कि आखिरी बॉल पर हम आसानी से रन बना लेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। उस समय जब चंद्रयान 2 ने अपनी लैंडिंग का पहला और सबसे लंबा चरण पूरा किया तो इसरो का कंट्रोल रूम सेंटर तालियों के शोर से गूंज उठा था। सब लोग बड़े जोश में थे।
ऐसा लगा था कि ये उपलब्धि बस अब हमने हासिल कर ही ली है, कुछ सेकंड की बात और है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर इसरो के इस सेंटर पर गए थे, खास तौर पर वहां मौजूद थे और वो भी लगातार तालियां बजाकर इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें बधाई दे रहे थे। हालांकि इसके बाद जब फाइन ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। सोचिए 2 किलोमीटर की दूरी क्या होती है, भागकर आप तय कर सकते हैं, इतनी सी दूरी होती है, लेकिन उस दिन ये 2 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की बन गई और तभी इसरो के ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस जगह पर जाकर चंद्रयान 2 का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटा था। देखिए, बिल्कुल जब लैंड करने ही वाला था। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लगभग पहुंच गया था, टच डाउन लगभग कर ही लिया था। और यही वजह है कि जब यह मिशन असफल हुआ अचानक से, तो वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक भावुक हो गए, निराश हो गए। और इसके बाद इसरो के उस समय के चीफ रहे के सिवान ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सारी जानकारी दी, लोगों को यह जानकारी दी और बताया कि इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है और अब यह मिशन वहां तक नहीं जा पाएगा जहां तक हमने सोचा था। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात की उसके बाद और उनसे यह कहा था कि वो उनके साथ हैं। उनके जोश में उन्होंने कहा कि आप कमी मत आने दीजिए और ये मिशन यही नहीं रुकेगा और इसरो के वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ देश को फिर से गर्व और खुशियां मनाने का मौका जरूर देगा। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने 7 सितंबर 2019 को कही थी कि ये वैज्ञानिक हमारे देश को एक बार फिर से गर्वान्वित महसूस करवाएंगे, आज लगभग 4 साल बाद देश उसी बात को फिर से अनुभव कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले आपको आज यह भी देखना चाहिए कि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के समय क्या हुआ था और हमने उससे क्या सीख ली। लेकिन खास तौर पर हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को इस घटनाक्रम से क्या सीखना चाहिए? यह सीखना चाहिए कि कोई भी असफलता टेम्परेरी होती है, कोई भी निराशा टेम्परेरी होती है, सदा के लिए नहीं चलती। और एक असफलता के बाद आप दोबारा से लगन के साथ, परिश्रम के साथ दोबारा से अगर आप अपने काम पर लगते हैं तो सफलता जरूर मिलती है और इसरो के वैज्ञानिक आपके सामने यही केस स्टडी रख रहे हैं। 3, 2, 1. And welcome from the Mission Operation Complex, the final phase of critical. जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने। We just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी। इसके दौरान हम जो उसमें लगे हुए करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been to last for nearly 96 seconds. Just waiting for the confirmation for the fine breaking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की। We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. In breaking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद जताई थी इस घटना के बाद, वो उम्मीद बिल्कुल अब पूरी होने वाली है
और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितंबर 2019 को यानी इसके अगले ही दिन इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। और इस दौरान इसरो के पूर्व चीफ के सिवान उस समय बहुत भावुक हो गए थे, तब तो वो चीफ थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा दिया था और उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की थी। और प्रधानमंत्री ने तब यह भी कहा था कि इसरो की इच्छा शक्ति फिर से चंद्रमा को जीत लेगी, और आज ठीक वही हो रहा है। सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। An array of emotions on display, but the moist eyes of Chairman ISRO. खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है। हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। ये घटना आज हमने आपको दोबारा से क्यों दिखाई? आप 2019 में तो ये सब देख ही चुके थे, आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। तो फिर आज हमने ये सब आपको क्यों दिखाया? ये कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, ये एक मैनेजमेंट का लेसन है, लाइफ मैनेजमेंट का एक लेसन है, जिंदगी का एक पाठ है जो सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि दृढ़ संकल्प अगर आपके मन में है, आपके जीवन में है, वो अनुशासन अगर है, तो फिर असफलताएं आपको रोक नहीं सकती। ये जो केस स्टडी है, ये आपको ये बताती है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। और हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो युवा हैं या बाकी के लोग हैं, सबकी जिंदगी में इस तरह की असफलताएं आती ही रहती हैं। लेकिन ये जो घटना है आपको ये बताती है कि असफलताएं उन लोगों को रोक नहीं पाती जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है। और इन वैज्ञानिकों ने ठीक यही किया और आपको भी इन वैज्ञानिकों से ये बात सीखनी चाहिए। दूसरी बात, जब इस तरह की कोई असफलता हासिल आपके सामने असफलता आपको मिलती है, चाहे वो परीक्षा की असफलता हो या किसी मिशन की असफलता हो या जीवन की असफलता हो, तो एक माता पिता को क्या करना चाहिए, एक लीडर को क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने वो बताया है कि एक लीडर को क्या करना चाहिए। उसे अपनी टीम का मनोबल उस समय सबसे ज्यादा ऊंचा रखना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें शक्ति देनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका जो ये दृढ़ संकल्प है, इसे वो कभी भी छोड़े नहीं। और बिल्कुल यही हुआ। उस दिन बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ऐसे समय में जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया है, ये जो बातें बताई हैं,
उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा ताकि वैज्ञानिकों का दिल ना टूटे। लेकिन आज अगर उनकी ये सारी बातें आप सुन पा रहे हैं, अभी आपने जो सुनी, तो अब ऐसा लगता है कि 2019 में ही वो जानते थे कि 2023 में क्या होने वाला है। और आज आप देखिए कि जब आप असफलताओं के बाद भी अपनी मेहनत के साथ और पुरानी असफलता से सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर इस तरह के नतीजे आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए आप सब की तरफ से हम इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इस बार कामयाबी उन्हें जरूर मिलेगी। अंतरिक्ष के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी देश के किसी स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। लेकिन अगर भारत का चंद्रयान 3 ऐसा करने में सफल हो गया तो यह अब तक के मून मिशंस के इतिहास में किसी भी देश के वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस मिशन के तहत भारत वो कर पाएगा जो आज तक अमेरिका नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया, इन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं कर पाई, उनके वैज्ञानिक नहीं कर पाए। इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही अटेम्प्ट में अपने लिए सबसे मुश्किल परीक्षा चुनी है और सबसे मुश्किल लक्ष्य उन्होंने अपने लिए चुना है। आसान लक्ष्य उन्होंने चुना ही नहीं, जबकि इन तमाम एजेंसियों का वार्षिक बजट हमारे इसरो के वार्षिक बजट से बहुत ज्यादा है। अब देखिए हमारे पास कितना पैसा है, यानी इसरो के पास और नासा के पास कितना है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वार्षिक बजट 2,08,000 करोड़ रुपए है। ध्यान से देखिएगा। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का वार्षिक बजट 98,000 करोड़ रुपए है और रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का वार्षिक बजट भी 25,000 करोड़ रुपए है। अब देखिए इन एजेंसीज की तुलना में इसरो का वार्षिक बजट है लगभग 12,500 करोड़ रुपए। लेकिन इसके बावजूद आज इसरो की उपलब्धियां इन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से कम नहीं है। यानी जो बड़े बड़े देश अगर आप देखें तो उनके मुकाबले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का जो वार्षिक बजट जो उन्हें दिया गया है, जिस पर उन्हें काम करना है, वो बहुत ही कम है। 12,500 करोड़ रुपए इसरो का वार्षिक बजट है और अमेरिका का देख लीजिए आप 2,08,000 करोड़। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि चंद्रयान 3 का बजट हॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से भी आधा है। उदाहरण के लिए 2013 में मशहूर फिल्म आई थी हॉलीवुड की जिसका नाम था ग्रेविटी। उसका बजट था 828 करोड़, जबकि चंद्रयान 3 मिशन का कुल खर्च था 615 करोड़। जबकि ग्रेविटी नाम की यह फिल्म अंतरिक्ष में खोज पर, अनुसंधान पर ही आधारित एक साइंस फिक्शन फिल्म थी। इसी तरह 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर का बजट 1,366 करोड़ रुपए था और पिछले साल आई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर का बजट 2,900 करोड़ रुपए था। लेकिन चंद्रयान 3 का बजट है सिर्फ 615 करोड़ रुपए। कहने का मतलब यह है कि हॉलीवुड जितने बजट में एक बड़ी फिल्म नहीं बना पाता, उससे भी कम बजट में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया और यह मिशन बाकी देशों के लैंडर मिशन से भी काफी सस्ता है, काफी किफायती है। रशिया के लूना 25 मिशन का बजट है 1,650 करोड़ रुपए। वो लूना 25 जो अभी 2 दिन पहले क्रैश हो गया, उसका बजट था 1,615 करोड़ रुपए। 26 अगस्त को लॉन्च होने वाला जापान का जो मून मिशन है, जो 26 अगस्त को अब लॉन्च होगा, उसका बजट है 1,025 करोड़ रुपए। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक अमेरिका, रशिया और चीन ने अपने जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं, उन सभी अंतरिक्ष यानों ने चंद्रमा के इक्वेटोरियल रीजन में लैंडिंग की थी। यह चंद्रमा का वो हिस्सा होता है जो चंद्रमा के मध्य क्षेत्र और मध्य रेखा के आसपास है और यहां सूर्य की किरणें भी पड़ती हैं। लेकिन भारत जिस साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता है, उस इलाके पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती और यहां बड़ी बड़ी खाइयां हैं और यहां का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए अगर चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो इसका लैंडर और रोवर चंद्रमा की प्रकृति को समझने में बहुत ज्यादा अहम साबित होगा, जो कि बाकी के मिशंस नहीं हो पाए। इस मिशन के दौरान चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेगा और फिर अध्ययन करने के बाद अपने ऑर्बिटर और ऑर्बिटर से इसरो को यह जानकारी वहां से भेजेगा।
इसके अलावा इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर आइस मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करना और यह समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन हो सकता है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा पर एक दिन ही काम कर पाएंगे और चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है, यानी हमारे और आपके 14 दिन के बराबर ये काम करेंगे। इस लैंडिंग को लेकर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी आज आपको सुनना चाहिए, आपको जानकारी मिलेगी और आप कल इस लैंडिंग को देखने के लिए और ज्यादा इससे तैयार हो पाएंगे। It is extremely crucial. There are many things happening during that time, which are, each one of them is challenging. For example, this will be going round at a speed of 6,000 kilometers per hour. Okay, and from there, by using the boosters, it has got these engines. As you can see, it will be actually moving like this, and when these engines are fired, they will push it in the opposite direction, and the speed will reduce. Okay, from something like 6,000 kilometers per hour to something like 1,300 kilometers, it will be reduced. What they do is, this is done about 750 kilometers away from the intended site. So this will happen for about 10 minutes and it will travel a distance of about 700 odd kilometers. Post that, okay, it takes a small break, then it finds out if it is there at the right place for about 10 seconds. इसरो ने दो प्रायोरिटीज रखी है, तो जो पहली प्रायोरिटी की लैंडिंग लोकेशन है वहां पर कल उस वक्त जब हम लैंड करना चाह रहे हैं तब वहां पर सूरज की पहली रोशनी आएगी, मतलब सूरज वहां पर उग रहा होगा, सनराइज हो रहा होगा। जो हमारी दूसरी लैंडिंग लोकेशन है, अगर कल कुछ गड़बड़ होती है, हम लैंड नहीं कर पाते और इसरो डिसाइड करता है कि ठीक है, लेट्स नॉट टेक अ चांस, और हम हमारी दूसरी लैंडिंग लोकेशन पे जाते हैं, तो वहां पर 27 तारीख को सूरज जो है सनराइज होगा। तो हम जब भी लैंड करेंगे वो टाइम होगा जब सनराइज हो रहा होगा, क्योंकि लिमिटेशन ये है कि सूरज वहां पर 14 दिन तक दिखेगा। वो 14 दिन ही हमें पावर जनरेशन में काम आएंगे, उन्हीं 14 दिनों तक हमारा मिशन जो है वो एक्टिव रहेगा। इसरो के वैज्ञानिक और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने यह कहा है कि अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए उपयुक्त स्थान का चयन मान लीजिए कल नहीं कर पाया, तो फिर कल होने वाली इस लैंडिंग को टाल दिया जाएगा और इसके बाद चंद्रयान 3 27 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग का फिर से प्रयास करेगा और इस स्थिति में नया जो लैंडिंग साइट होगा वो मौजूदा लैंडिंग साइट से कम 400 किलोमीटर दूर हो सकता है। हम 23 अगस्त को उतरने का प्रयास कर रहे हैं। 23 को अगर परिस्थिति ठीक नहीं हुई और हमको लगा कि 23 पे उतरना ठीक नहीं रहेगा तो 27 अगस्त को प्रयास करेंगे, 4 दिन बाद। तो 27 अगस्त को अगर हम उत्तरायण करते हैं तो लगभग मेन साइट से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगी जो दूसरी साइट है। तो वो साइट का भी पूरा विश्लेषण एनालिसिस करके उसका भी प्रोग्राम हमने लैंडर में पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर चंद्रयान 3 कल अपने लैंडिंग साइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और लैंड नहीं कर पाया जहां उसे लैंड करना है, तो फिर कल उसकी लैंडिंग को टाल दिया जाएगा और फिर 27 अगस्त को एक और नया लैंडिंग साइट देखा जाएगा और वहां लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी नौबत ना आए और चंद्रयान 3 कल ही लैंड करने में कामयाब हो जाए। और 140 करोड़ लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुआएं दे रहे हैं। ऐसे समय में जब देश के ज्यादातर लोग चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इतने उत्साहित हैं, 140 करोड़ लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हमारे ही देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत के इस मिशन का अभी भी मजाक उड़ा रहा है, इस पर व्यंग कर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने मन ही मन तालियां बजाई थी। और क्योंकि हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह के मिशंस को भी किसी एक खास पार्टी से जोड़कर देखता है, एक खास सरकार से जोड़कर देखता है या प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखता है। आपको याद होगा जब हमारे देश में हमने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, उस वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने वो उत्साह नहीं दिखाया था जो उन्हें दिखाना चाहिए था। इस बार भी ऐसा हो रहा है। दक्षिण फिल्मों के मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने आज अभी हाल ही में ट्विटर पर एक कार्टून शेयर किया जिसमें एक व्यक्ति बनियान और लुंगी पहने हुए चाय के साथ दिखाई दे रहा है और इसके नीचे उन्होंने लिखा
कि विक्रम लैंडर के द्वारा चंद्रमा से भेजी गई पहली तस्वीर। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, व्यंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमा पर अगर हम पहुंच भी गए तो वहां से जो पहली तस्वीर आएगी वो इस तरह किसी चाय वाले की तस्वीर आएगी। एक तरह का व्यंग है और इस व्यंग पर अब उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है, एक एफआईआर भी उनके खिलाफ कर दी गई है। हालांकि अब उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने एक मजाक किया था, एक व्यंग किया था और अच्छी इंटेंशंस के साथ किया था, लेकिन देश के लोग उसे समझ नहीं पाए, मेरा वो मतलब नहीं था। सोचिए कितने दुख की बात है कि जो लोग भारत में ही रहते हैं, भारत के ही नागरिक हैं, भारत में ही फिल्में बनाते हैं, भारत के पैसे से उनकी फिल्में बनती हैं, भारत के ही दर्शक उनकी फिल्मों को देखते हैं, भारत के लोग अपनी जेब से पैसा निकालकर टिकट खरीदते हैं और तब इस तरह के जो एक्टर हैं वो माला माल होते हैं, उनकी कमाई होती है और फिर उसी भारत को इस तरह के जो लोग हैं वो उसकी आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ये सब कुछ वो करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो लिबरल हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो गरीबों के साथ हैं और ये पैसा गरीबों पर खर्च होना चाहिए था और आप कहां चंद्रयान पर खर्च कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा एक वर्ग ऐसा भी है जो हाल ही के दिनों में ये कह रहा था कि बाकी के जो बड़े बड़े देश हैं उन सब ने मून मिशंस पर पैसा लगाना बंद कर दिया। अब कोई बड़ा देश अपने चंद्रयान को, अपने मून मिशन को चंद्रमा पर नहीं भेज रहा क्योंकि ये व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो देश हैं अब वो चंद्रमा पर जाना ही नहीं चाहते और भारत सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए या किसी खास मकसद से इतना पैसा बर्बाद करके वहां जा रहा है। ऐसे भी लोग थे, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर ऐसे कार्यक्रम करके डाले हुए हैं और इस तरह की बातें करके वो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों का व्यंग उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी यही सोच रहे होंगे कि काश ये मिशन भी चंद्रयान 2 की तरह फेल हो जाए और फिर हम आगे चलकर कहें कि देखा मैंने तो पहले ही कहा था। अब सोचिए यह हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है कि पाकिस्तान के नेता भी अब यह कह रहे हैं कि भारत के चंद्रयान से उनके देश को सीखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। और इन नेताओं में पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और पाकिस्तान के मीडिया को कल चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है कि फवाद चौधरी जैसा एक नेता पाकिस्तान का यह कह रहा है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को भी इस उपलब्धि को देखना चाहिए। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने भारत के चंद्रयान 2 के क्रैश होने पर उसका उस जमाने में मजाक उड़ाया था और कहा था कि चांद जब हमें घर बैठे ही नजर आ जाता है तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या है। तो फवाद चौधरी ने तो अपनी गलती सुधार ली है। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को कहा है कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए इसका, लेकिन हमारे भी देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वही राय रखते हैं जो फवाद चौधरी की राय है और वो आज भी उनकी राय वही है। ऐसे लोगों को फवाद चौधरी से फिर सीखना चाहिए कि अगर उन्होंने गलती सुधार ली तो फिर हमारे देश का ये जो वर्ग है ये अपनी गलती कब सुधारेगा, ये भूल सुधार कब करेगा। अब हम आपको दक्षिण अफ्रीका लेकर चलेंगे जहां कल ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत किया और उन्हें एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और फिर होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने उनका वहां पर स्वागत किया। तस्वीरें देखिए। He took the time out to recognize that I was on oxygen and he thanked me for coming to see him. He's humble. His humility is wonderful and that's why Bharat is as successful as it is.
त्रैलोक्यपालिनी विश्वविनोदिनी जगदम्बे भगवती। जिस ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका गए हैं, वो ब्रिक्स संगठन कुल 5 देशों को मिलाकर बना है और ये 5 देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका इस बार इस समिट को होस्ट कर रहा है। वर्ष 2006 में यह संगठन इसलिए बना था क्योंकि इससे पहले तक दुनिया में जितने भी बड़े ऐसे संगठन थे उनमें अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देशों का ही प्रभाव था और इसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के देशों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद भारत और चीन की पहल पर ब्रिक्स की स्थापना हुई और अब दक्षिण अफ्रीका में इस समूह का 15वां वार्षिक सम्मेलन होने वाला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही हॉल में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे, यानी एक बार फिर ये दोनों नेता आमने सामने होंगे। और आपको पता होगा कि गलवान के घटना के बाद जब भी ये दोनों नेता आमने सामने होते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें इन पर होती हैं। लेकिन समिट से पहले या समिट के बाद अभी तक इन दोनों नेताओं के बीच किसी भी बायलैटरल मीटिंग को लेकर कोई भी योजना सामने नहीं आई है और अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों नेता आपस में अलग से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुल 19 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग जगहों पर। लेकिन जब से वर्ष 2020 में गलवान की घटना हुई तब से दोनों नेताओं ने बातचीत को लेकर अपनी रणनीति बदल दी, बल्कि आप ये कह लीजिए कि बातचीत दोनों नेताओं के बीच बंद ही हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले हर साल शी जिनपिंग को उनके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं भेजते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच यह विवाद अब तक भी सुलझा नहीं है। पिछले साल जब इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। लेकिन फिर इसके 8 महीने बाद दोनों देशों ने यह बात स्वीकार की कि बाली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ मुद्दों पर कुछ बातचीत हुई थी, जिनमें सीमा विवाद का मुद्दा भी अहम था। और हो सकता है कि इस बार भी दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर हो सकता है कोई छोटी मोटी बातचीत हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। और आप तो जानते हैं जब इस तरह की बातचीत होती है अलग से, ऐसी बातचीत की, ऐसी मीटिंग्स की घोषणा नहीं होती। जब तक घोषणा नहीं होती तब तक ये घोषणाएं तभी होती हैं जब इसमें से कोई आउटकम निकलता है, जब इसमें से कोई हल निकलता है। हालांकि भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9 और 10 दिसंबर को दिल्ली में G20 का वार्षिक समिट होने वाला है, जिसका हिस्सा चीन भी है। और चीन ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि G20 में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली आ रहे हैं या फिर वो नहीं आएंगे। इस सब के बीच चीन ब्रिक्स को एक ऐसे संगठन का रूप देने की कोशिश कर रहा है जिसमें ऐसे देशों की संख्या ज्यादा हो जाए जो या तो चीन पर निर्भर हैं या पूरी तरह से चीन का समर्थन करते हैं। यानी चीन सोच रहा है कि हमारी टीम बड़ी हो जाए। अभी ब्रिक्स में केवल 5 देश हैं, लेकिन दुनिया के 40 देशों ने इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है, जिनमें पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और इजिप्ट जैसे देश प्रमुख हैं। ये सब भी अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वो देश हैं जिन्हें ब्रिक्स में लाने के लिए चीन हर तरह का प्रयास कर रहा है और रशिया ने भी कह दिया है कि वो इन नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर सहमत है, उसे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत इस संगठन में अकेला ऐसा देश है जो इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आ जाए ब्रिक्स में, लेकिन भारत का मानना है कि चीन पाकिस्तान जैसे देशों को ब्रिक्स में लाकर इस संगठन को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है और अब इस मामले में दक्षिण अफ्रीका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। और कल जब ब्रिक्स का समिट होगा तब संभव है कि नए देशों में इस संगठन में शामिल होने पर चीन अपना पक्ष भी रखे। अब हम आपको सीधे जोहान्सबर्ग लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक भाषण दे रहे हैं। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था। वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है।
फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। आज एक क्लिक से भारत में करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक $360 बिलियन से भी अधिक ऐसे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इससे सर्विस डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार और मिडलमैन कम हुए हैं। प्रति गीगाबाइट डाटा की कीमत में भारत सबसे किफायती देशों में है। आज भारत में स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज विश्व के सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला देश भारत है। यूएई, फ्रांस, सिंगापुर जैसे देश इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। ब्रिक्स देशों के साथ भी इस पर काम करने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं।